अगर आप रूस का नक्शा ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो चीज आपकी नजर पकड़ती है वो है इसका विशाल आकार। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो 11 टाइम जोन और 2 कॉन्टिनेंट यूरोप और एशिया तक फैला हुआ है। नॉर्थ में आर्कटिक की बर्फीली जमीन से लेकर साउथ में कजाकिस्तान की रेगिस्तानी सीमाओं तक और वेस्ट में बाल्टिक सी से लेकर पूरब में पैसिफिक ओशन तक इसका दायरा फैला है। ये इतना बड़ा है कि वर्ल्ड मैप पर ये एक तरफ से दूसरी तरफ तक फैला हुआ लगता है। लेकिन जितना ये देश बड़ा है उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि रशिया की लगभग 80% आबादी सिर्फ उसके 20% हिस्से में रहती है, जबकि बाकी 75% से भी ज्यादा जमीन लगभग खाली पड़ी है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? इतना ताकतवर मुल्क, इतनी बड़ी जमीन, फिर भी इतनी खाली क्यों है? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक डाटा पॉइंट में नहीं छुपा। इसके लिए हमें रशिया की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स तीनों को साथ में समझना पड़ेगा। अगर हम रशिया को 2 हिस्सों में बांटें, यूरोपियन रशिया और एशियन रशिया, तो ये पैटर्न और भी क्लियर हो जाता है। यूरोपियन रशिया जो सिर्फ 23% लैंड एरिया में फैला है, वहाँ रशिया की 80% आबादी रहती है। वहीं दूसरी ओर एशियन रशिया, जिसे साइबेरिया या फार ईस्ट रशिया भी कहा जाता है, रशिया का 75% हिस्सा घेरता है, लेकिन यहाँ आबादी बहुत ही स्पार्स है। अब यूरोपियन रशिया में ही मॉस्को स्थित है, जो न सिर्फ रशिया की राजधानी है बल्कि उसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर भी है। साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रशिया का कल्चरल हब माना जाता है, वो भी इसी हिस्से में है। यही नहीं, रशिया की ज्यादातर रेल और रोड कनेक्टिविटी, मेजर इंडस्ट्रीज और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस भी इसी वेस्टर्न रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। लेकिन आखिर रशिया की ईस्टर्न साइड यानी साइबेरिया और फार ईस्ट रशिया इतने सालों बाद भी क्यों खाली है? इसे समझने के लिए हमें रशिया की हिस्ट्री में सदियों पीछे जाना होगा। असल में शुरुआत में रशिया इतना बड़ा नहीं था जितना आज दिखता है। उस समय इस इलाके में छोटी छोटी स्लाविक कम्युनिटीज रहती थीं, जो आज के वेस्ट रशिया और यूक्रेन के हिस्सों में थीं। ये कम्युनिटीज ज्यादातर नदियों के किनारे बसी हुई थीं, जहाँ की जमीन फर्टाइल थी, मौसम अनुकूल था और जिंदगी आसान थी। लेकिन जैसे ही आप यूरल माउंटेन्स के पार जाते हैं यानी एशियन रशिया की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ का जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक लैंडस्केप एकदम अलग हो जाता है। जब रशियन एम्पायर ने अपने एक्सपेंशन की शुरुआत की तो उन्होंने ईस्ट की ओर लोगों को बसाने की कोशिश की, बट द रियलिटी वाज ब्रूटल। साइबेरिया की पहचान एक ऐसी जमीन के तौर पर बनी जो अपनी भीषण ठंड, बर्फ से ढके जंगलों और इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस के लिए मशहूर थी। जहां यूरोपियन रशिया में नदियों के आसपास शहर फ्लोरिश कर रहे थे, वहीं साइबेरिया में सिवियर विंटर्स, पर्माफ्रॉस्ट और बैरन टेरेन ने सेटलमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया। लेकिन फिर 20th सेंचुरी की शुरुआत में जब सोवियत यूनियन पावर में आया तो उन्होंने ईस्ट रशिया को स्ट्रेटेजिकली डेवलप करने की सोची। यूएसएसआर के लीडर्स ने पॉपुलेशन और डेवलपमेंट को ईस्टवर्ड एक्सपैंड करने का एग्रेसिव प्लान अपनाया, स्पेशली साइबेरिया और फार ईस्ट रीजन्स में। लेकिन इस बार तरीका अलग था, लोगों की मर्जी से नहीं बल्कि गवर्नमेंट की जबरदस्ती से। जोसेफ स्टालिन की डिक्टेटरशिप के दौर में 1920 से लेकर 1950 तक लाखों लोगों को फोर्सफुली साइबेरिया भेजा गया। इनमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जिन पर सरकार विरोधी सोच का आरोप था, कुछ आम नागरिक थे जिन्हें लेबर के लिए असाइन किया गया था, और बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें प्रैक्टिकली स्लेव बनाकर एक्सट्रीम कोल्ड में बनाए गए प्रिजन कैंप्स, जिन्हें गुलाग्स कहा जाता है, में डाल दिया गया था। इसी दौरान जब सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न रशिया को डेवलप करने का फैसला किया तो उन्होंने सिर्फ लोगों को भेजना ही नहीं बल्कि वहां नए शहर और इंडस्ट्रियल सेंटर भी बनाना शुरू किया। ये सेंटर अक्सर ऑयल फील्ड्स, कोल माइंस और मिलिट्री बेसिस के आसपास बनाए गए थे। इसका मकसद साफ था, साइबेरिया के रिसोर्सेज को सोवियत इकोनॉमी के लिए एक्सप्लॉइट करना और पूरे ईस्टर्न रीजन पर सोवियत कंट्रोल को मजबूत करना। इस रणनीति का सबसे बड़ा और एम्बिशियस प्रोजेक्ट था ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो 1916 में पूरा हुआ। ये रेल लाइन वेस्ट में मॉस्को से शुरू होकर ईस्ट में व्लादिवोस्टोक तक जाती है, जो पैसिफिक ओशन के किनारे बसा एक अहम पोर्ट सिटी है। लगभग 9300 किलोमीटर लंबी ये रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन मानी जाती है और इसका मकसद था रूस के दूर दराज ईस्टर्न हिस्सों को वेस्टर्न रशिया से जोड़ना। ये उस दौर में टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक दोनों ही स्तर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और इससे साइबेरिया के इनएक्सेसिबल इलाकों को कुछ हद तक खोलने में मदद भी मिली। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद एक बहुत बड़ा सच यही रहा कि ज्यादातर रूसी इन इलाकों में बसना नहीं चाहते थे। नए शहर, इंडस्ट्रीज और रेलवे होने के बावजूद भी ईस्टर्न रशिया में बसने वालों की संख्या कम रही। इसकी सबसे बड़ी वजह थी रशिया का नेचुरली फेवरेबल वेस्टर्न हिस्सा। यूरोपियन रशिया हमेशा से रहने के लिए ज्यादा सूटेबल रहा है। यहाँ का क्लाइमेट ज्यादा प्लेजेंट है, जमीन फर्टाइल और फ्लैट है, जिससे एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन दोनों आसान हो जाते हैं। खासकर ब्लैक अर्थ बेल्ट वाला रीजन, जो कुर्स्क, वोरोनेज और बेलगोरोड जैसे इलाकों तक फैला है, दुनिया की सबसे उपजाऊ एग्रीकल्चरल लैंड में से एक माना जाता है।
यही इलाका रशिया के टोटल ग्रेन प्रोडक्शन का करीब 70% देता है, जैसे बार्ली, व्हीट और सनफ्लावर जैसी फसलें यहीं उगती हैं। इसके अलावा यहाँ के बड़े दरिया जैसे वोल्गा और नीपर न सिर्फ एग्रीकल्चर में मदद करते हैं, बल्कि हिस्टोरिकली ये रिवर्स ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल होते रहे हैं। वोल्गा रिवर 11 से ज्यादा रशियन सिटीज से होकर गुजरता है, जैसे कजान, निजनी नोवगोरोड और वोल्गोग्राड, एंड फाइनली ये कैस्पियन सी में गिरता है। ये नेटवर्क एग्रीकल्चर और इकोनॉमी दोनों को सस्टेन करता है। साथ ही वेस्टर्न रशिया यूरोप के करीब है, जिससे यहाँ पर कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा दिखाई देता है। रशिया के 2 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शहर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग भी इसी वेस्टर्न रीजन में लोकेटेड हैं। ये दोनों शहर मिलकर लगभग 20 मिलियन लोगों को बसाए हुए हैं। यहाँ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर सिस्टम्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज और हाई क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। यही नहीं, रशिया के ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और प्रोफेशनल्स भी यहीं कॉन्सेंट्रेटेड हैं। जैसे आज भी मॉस्को में एवरेज सैलरी रशिया की नेशनल एवरेज सैलरी से लगभग डबल है, वैसे ही पूरे देश में एक बहुत क्लियर डिवाइड देखने को मिलता है। पश्चिमी हिस्सा यानी यूरोपियन रशिया एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर हाउस है, जबकि साइबेरिया और फार ईस्ट रशिया आज भी कहीं पीछे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है लिविंग कंडीशंस। पूर्व रूस में जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। साइबेरिया अपने सख्त और कभी कभी जानलेवा सर्द मौसम के लिए जाना जाता है। उदाहरण के लिए याकुत्स्क, जिसे दुनिया का सबसे ठंडा शहर माना जाता है, वहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। नदियां साल के ज्यादातर महीनों में जमी रहती हैं। गर्मियां बहुत छोटी होती हैं और उनमें भी इतनी ह्यूमिडिटी और मच्छर होते हैं कि वहाँ रहना तकलीफ देह हो जाता है। इन इलाकों में शहर बहुत कम हैं और जो हैं उनके बीच में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी होती है। जंगल, पहाड़, परमाफ्रॉस्ट और बर्फ से ढकी जमीन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनते हैं। रोड्स कम हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट न के बराबर है और एग्रीकल्चर लगभग नामुमकिन है। लेकिन इन सारी हार्श कंडीशंस के बावजूद साइबेरिया एक हिडन ट्रेजर है, क्योंकि ये इलाका नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है। रशिया के ऑयल, गैस, कोल, गोल्ड, डायमंड, यहाँ तक कि फ्रेश वाटर और यूरेनियम तक का सबसे बड़ा हिस्सा इसी रीजन से आता है। गवर्नमेंट एस्टिमेट्स के मुताबिक रशिया की 80% नेचुरल गैस और लगभग 70% तेल अकेले साइबेरिया से निकाला जाता है, और यही तेल गैस आज यूरोपियन देशों को गर्मियों और सर्दियों में एनर्जी सप्लाई देता है। साइबेरिया की एक और नेचुरल वंडर है लेक बैकॉल। यह कोई नॉर्मल झील नहीं है, बल्कि यह दुनिया की सबसे गहरी झील है, जिसकी गहराई करीब 1600 मीटर है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया के टोटल फ्रेश वाटर का करीब 20% सिर्फ इसी लेक में मौजूद है। इसी तरह रशिया के 40% कोल रिजर्व्स भी इसी रीजन में हैं, और इसके अलावा यहाँ गोल्ड और डायमंड की भी बड़ी बड़ी माइंस हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि साइबेरिया और आर्कटिक जैसे इलाकों में मौजूद इन प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज को जमीन से निकालना आसान नहीं, बल्कि बेहद महंगा और मुश्किल काम है। आर्कटिक एरिया में ठंड इतनी जबरदस्त होती है कि बर्फ की मोटी परतों के नीचे जमीन तक पहुंचना ही एक चैलेंज है। ऊपर से इन इलाकों में रोड्स या ट्रांसपोर्ट नेटवर्क न के बराबर हैं, जिससे ड्रिलिंग इक्विपमेंट और हैवी मशीनरी वहां पहुंचाना ही अपने आप में एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर बन जाता है। यही वजह है कि रूस के लिए तेल और गैस निकालना मिडिल ईस्ट या अमेरिका जैसे वार्म क्लाइमेट वाले देशों की तुलना में कहीं ज्यादा महंगा और रिस्की होता है। इन टफ कंडीशंस के बीच जो लोग साइबेरिया में रहते हैं वो अक्सर वहीं के ऑयल, गैस या माइनिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले प्रोफेशनल्स होते हैं। उनके लिए ये जगह एक टेम्पोरेरी बेस की तरह होती है, जहाँ काम है, पैसा है, लेकिन जिंदगी बेहद मुश्किल है। शहर आपस में हजारों किलोमीटर दूर हैं। रास्तों में डेंस फॉरेस्ट, परमानेंट स्नो और हार्श मौसम की दीवारें हैं, और जब इनका कॉन्ट्रैक्ट या नौकरी खत्म होती है तो ज्यादातर लोग यहाँ से वापस यूरोपियन रशिया या किसी और डेवलप्ड एरिया में चले जाते हैं। यही कारण है कि साइबेरिया में आपको कई गोस्ट टाउन्स देखने को मिलते हैं, ऐसे शहर जो कभी बसे थे लेकिन आज वीरान पड़े हैं। रूसी सरकार ने इस चैलेंज को हल करने के लिए कई तरीके आजमाए हैं। लोगों को मुफ्त जमीन ऑफर की गई, टैक्स में भारी छूट दी गई, यहाँ तक कि रिलोकेशन के लिए पैसे भी दिए गए, मगर फिर भी ज्यादातर लोग ईस्ट की तरफ बसने को तैयार नहीं होते। वजह साफ है, यहाँ की जिंदगी बेहद कठिन है। जरूरी चीजें जैसे अच्छे स्कूल, अस्पताल, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, ऑल आर ईदर रेयर और अनरिलायबल। सिंपली पुट, लाइफ इज जस्ट टू डिफिकल्ट हियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए तो शायद ये छोटी सी चीज हो, मगर हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।